हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इतिहास के प्रथम चैप्टर जो कि यूरोपियन राष्ट्रवाद है, इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसका पार्ट 2 वीडियो है, तो इसमें जो है 6 से लेकर 15 तक क्वेश्चन बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर छठा नंबर क्वेश्चन से। तो छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 20 मार्क के कार्यों की चर्चा करें। तो 20 मार्क के कार्यों की चर्चा करना है, ठीक है। कौन कौन से कार्य है? तो चलिए इसका उत्तर कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में 20 मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण में जो है 20 मार्क की क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क जो थे वो क्या थे? राष्ट्रवादी थे और कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। किसमें भाग लिया? तो फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे जो है कहते हैं कि वे जो है रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे और 1862 में वह पर्सा का चांसलर बना। 1862 में जो है वह पर्सा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने पर्सा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की, ठीक है। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने जो है, ठीक है, पर्सा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866, सिडोवा का युद्ध, ठीक है, 1866 सिडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 में सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है इस डेट को याद रखिएगा। तत्पश्चात जो हुआ उसके बाद जो हुआ, ठीक है, डेनमार्क में जो हुआ वो 1864 में हुआ और ऑस्ट्रिया में जो हुआ, ठीक है, 1866 में सिडोवा का युद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि सिडोवा का युद्ध कब हुआ? तो 1866 में। तथा फ्रांस में जो है सीडान का युद्ध हुआ जो कि 1870 में हुआ था और इसमें जो है सभी को पराजित कर दिया। तभी जो है जर्मनी का एकीकरण किया। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लौ एवं रक्त की नीति क्या थी? लौ एवं रक्त की नीति क्या थी? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लौ एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन जो है बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से, इस नीति के अनुसार, लौ एवं रक्त की नीति के अनुसार जो है, ठीक है, सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था, ठीक है। लौ एवं रक्त की नीति के अनुसार जो है इसकी सहायता से जो है पूरे जर्मन प्रदेश का जो है एकीकरण करना था, ठीक है। यही लौ एवं रक्त की नीति कहलाती थी। चलिए 8वें क्वेश्चन में देखते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में कहता है कि मेटरनिख कौन था? इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, मेटरनिख कौन था और यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? मेटरनिख कौन था? सबसे पहले इसमें बताना है कि मेटरनिख कौन था और मेटरनिख जो है यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर कहता है कि मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह जो है घोर प्रतिक्रियावादी भी था, ठीक है। क्रांति का संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की, उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है। और उसके बाद जो है वह अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। समझ में आ गया? तो इसी व्यवस्था के कारण जो है क्या है? यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। चलिए अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख युग जो है वह क्या है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, और आने का भी चांस है। कहता है मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? तो मेटरनिख था। वियना कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, वियना कांग्रेस जिसको हम सम्मेलन भी कहते हैं, कि द्वारा जो है यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। क्या हुआ? नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई, ठीक है। इसका जो वियना कांग्रेस के द्वारा जो है यूरोप में नेपोलियन युग का जो है अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। उसके बाद कहता है कि मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख क्या था? तो घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। तथा जो है राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का जो था वह विरोधी था और 1848 की क्रांति के द्वारा जो है मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। तो मेटरनिख युग की समाप्ति कब हुई? तो 1848 के क्रांति के द्वारा।
अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की। तो जर्मन राइन महासंघ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, तो इसका उत्तर है जर्मन राइन महासंघ की जो स्थापना की वह नेपोलियन ने की। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, कहता है कि जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था, ठीक है, जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण जो हुआ था उससे पहले जो है आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में कहता है कि 1815 से लेकर 1848 के मध्य जर्मनी में, ठीक है, मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई मध्य जर्मनी में, जिसमें जो है कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। जिसमें क्या हुआ, कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। रेल लाइनों का प्रसार हुआ। रेल लाइनों का भी क्या हुआ, प्रसार हुआ 1834 में। 1834 में जो है परसा की पहल पर जो है जालबेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। तो इसमें जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि परसा की पहल पर जो है जालबेराइन जो है शुल्क संघ की स्थापना हुई। तो कब हुई, जालबेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई, तो 1834 में। ठीक है, तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या हुआ कि इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। ठीक है, अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की जो बाधाएं हैं वह क्या थी। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण में जो है निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहली बाधाएं हैं कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य हैं। जर्मनी के एकीकरण में जो है क्या कहता है कि लगभग जो है 300 जो है छोटे बड़े राज्य हैं। और दूसरा बाधाएं क्या है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं हैं। इसमें क्या है कि व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो कहता है, तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद जो है, तीसरा पॉइंट कहता है कि राष्ट्रवाद की भावना का क्या है, अभाव है। वहाँ क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप होता है। और पांचवा जो है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति है। मेटरनिक की क्या है, प्रतिक्रियावादी नीति है। यही बाधाएं हैं। चलिए अगला जो प्रश्न देख रहे हैं 13 नंबर, कहता है कि इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख करें। इटली के एकीकरण में जो है काबूल की भूमिका का उल्लेख करें, अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है कि काबूल का संक्षिप्त परिचय दे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इटली के एकीकरण के काबूल की भूमिका का उल्लेख करें, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में कहता है कि काबूल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काबूल को जो है इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा गया है। ठीक है, या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वो इसमें क्वेश्चन आएगा कि इटली के एकीकरण का जो है राजनीतिज्ञ जो है वह कौन है। तो काबूल है। कहता है कि 1850 में वह, ठीक है, सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री एवं 1852 में जो है प्रधानमंत्री बना। 1850 में वो क्या हुआ, सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री बना। ठीक है, कौन, तो काबूल। और 1852 में जो है वहाँ का प्रधानमंत्री भी बना काबूल ने। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा, यानी काबूल ने जो है, ठीक है, सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा जो है सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। सार्डिनिया की जो स्थिति थी वह क्या की, सुदृढ़ की। और आगे जो कहता है कि पेरिस शांति, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। और 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूल ने लोम्बार्डिया पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर, यानी हरा कर जो है काबूल ने क्या किया, लोम्बार्डिया पर जो है अधिकार कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गैरिबाल्डी कौन था। ठीक है, गैरिबाल्डी कौन था और इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि गैरिबाल्डी जो है वह कौन था और इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करते हैं। तो इसका उत्तर क्या कहता है कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण जो है वह गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था।
वह जो है युद्ध की नीति में विश्वास करता था और उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। ठीक है, उसने क्या किया कि सशस्त्र युवकों की जो है एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसने उसकी सहायता से जो यानी लाल कुर्ती जो गठन किया था उसकी सहायता से सिसिली पर अधिकार कर लिया। और वहाँ का जो है वहाँ क्या किया कि वहाँ जो है गणतंत्र की स्थापना की। वहाँ क्या की गणतंत्र की स्थापना की। और वह पोप के राज्य पर भी क्या क्या आक्रमण करना चाहता था। वो क्या करना चाहता था कि पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। चलिए 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। तो इसमें उत्तर में कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।